देखिए भाई साहब, हमें ये पता नहीं चल रहा है कि हम शिमला में हैं या कश्मीर उश्मीर में तो ना आ गए। भाई इतनी बर्फ़ थोड़ी पड़ा है शिमला में यार, भाई इतनी हैवी स्नोफॉल, पूरी गाड़ी ढक दी इसने। ये देखिए और ये देखिए, और भाई साहब ये पूरी गाड़ी जो है बर्फ़ से ढकी पड़ी है। अभी 2 दिन लगातार स्नोफॉल हुई और हुई ऐसी कि बड़ी तगड़ी, तो इसलिए हमें शक हो रहा है कि कहीं कश्मीर तो नहीं पहुंच गए। खैर कश्मीर तो नहीं है, तो ये शिमला ही अपना, लेकिन यहाँ की स्नोफॉल देखकर ऐसा लग रहा है कि यार जो हमने आज तक नहीं देखी शिमला में ऐसी स्नोफॉल। टॉय ट्रेन से उतरकर अभी मैं थोड़ा ऊपर की ओर आया हूँ। हैवी स्नोफॉल के बाद शिमला कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ऐसी स्नोफॉल यहाँ कई वर्षों बाद हुई है। सड़क से लेकर पेड़ों तक चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है, और ये रूप देखने के लिए पर्यटक यहाँ जो है शिमला में पूरे साल इंतज़ार करते हैं। नीचे पार्किंग में गाड़ियों पर बर्फ़ की मोटी चादर जमी हुई है। आगे जब वहाँ वीडियो देखोगे ना तो हैरान रह जाओगे कि इतनी ज़्यादा बर्फ़ शिमला में कैसे पड़ गई। सोचेंगे कि शिमला में बर्फ़ है या बर्फ़ में शिमला है। ये हरियाणा नंबर कार वाले भाई साहब टैक्सी पर जो है बर्फ़ लेकर जा रहे हैं। ठंड है तो जल्दी से ये पिघलेगी भी नहीं, और लगता है कि ये घर तक इसको ऐसे ही लेकर जाएंगे और बच्चों से बोलेंगे कि देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। लेकिन हमें तो शिमला घूमना है, तो आगे चलते हैं। यहाँ शिमला का ओल्ड बस स्टैंड और प्रीपेड टैक्सी स्टैंड है, जहाँ से आसपास के लिए बस और कुछ टैक्सी आपको यहाँ से मिल जाएगी। अब हम जान लेते हैं कि इस वीडियो में कौन कौन से स्थान हम शिमला के कवर करेंगे। तो सबसे पहले बाबा भलकू रेल म्यूजियम, उसके बाद मॉल रोड, स्कैंडल पॉइंट, कालीबाड़ी मंदिर, लोअर बाज़ार, गेयटी थिएटर, टाउन हॉल, रिज, क्राइस्ट चर्च, लक्कड़ बाज़ार और हनुमान जी के जाखू मंदिर तक हम आज यात्रा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं बाबा भलकू रेल म्यूजियम से, जिसका एंट्री गेट बस स्टैंड के पास ही है। इनके बारे में जब आप जानोगे तो हैरान रह जाओगे कि कैसे एक अनपढ़ व्यक्ति ने पढ़े लिखे अंग्रेज इंजीनियरों को फेल किया था। म्यूज़ियम में जाने से पहले अगर आपके पास ज़्यादा सामान है तो वो यहाँ बस स्टैंड पर बने क्लॉक रूम में रख दीजिए, जिसका थोड़ा बहुत चार्ज लगता है। ये टॉय ट्रेन के स्टीम इंजन जैसा है। 30 रुपये का एंट्री देकर आप इसमें नीचे जा सकते हैं। सोमवार को छोड़कर बाकी ये सब दिन खुलता है, और इसका टाइम है सुबह 9:30 से शाम 4:30 बजे तक। संग्रहालय में कालका शिमला टॉय ट्रेन के इतिहास और बाबा भलकू से संबंधित पुरानी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। भलकू जी हिमाचल के झाझा गांव में रहने वाले बिना पढ़े लिखे इंसान थे। उनका ज़्यादातर समय जो है साधना और तपस्या में गुजरता था। जब अंग्रेज कालका से शिमला के बीच टॉय ट्रेन की पटरियाँ बिछा रहे थे तो एक बड़ी पहाड़ी जो है रास्ते में आ गई, जिस कारण वो ट्रैक रुक गया। तब अंग्रेज़ों ने सोचा कि यार अब ये ट्रैक आगे कैसे ले जाएंगे इस पहाड़ी में से गुजरते हुए। तो डिसाइड किया गया कि पहाड़ी के अंदर हम बनाएंगे हम सुरंग। तो ब्रिटिश सरकार ने ये वाला जो काम है सुरंग बनाने का पहाड़ के अंदर, वो दिया ब्रिटिश अंग्रेज इंजीनियर बड़ौक को। लेकिन वो आर पार सुरंग बनाने में जो है नाकामयाब रहे, जिस कारण ब्रिटिश सरकार ने उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई और 1 रुपये का आर्थिक दंड लगा दिया। बड़ौक ने सोचा कि यार ये तो सबके सामने इन्होंने बड़ी बेइज्जती कर दी, तो उन्होंने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद किसी तरह अंग्रेज़ों को पता चला बाबा भलकू जी का कि वो जो है ट्रैक बनाने में हेल्प कर सकते हैं, रास्ता दिखाने में, क्योंकि भलकू जी को यहाँ के जंगलों, पहाड़ों और रास्तों की अच्छी जानकारी थी। उन्होंने अंग्रेज़ों को राह दिखाई कि भाई इस जगह पटरियाँ बिछेंगी, मतलब ऐसे सुरंग इसमें बनेगी। इस तरह उनके सहयोग से पहाड़ी के अंदर 1.14 किलोमीटर लंबी टनल बन गई, जिसका आज नंबर है 33 नंबर की सुरंग। और आगे के रास्ते में भी उन्होंने सहायता की, जिस कारण 1903 में टॉय ट्रेन कालका से शिमला पहुंच पाई। अगर भलकू ना होते तो ये ट्रैक कभी पूरा नहीं हो पाता। तो जब भी आप यहाँ से गुजरे, कालका शिमला टॉय ट्रेन में सफ़र करें, तो बाबा भलकू जी को धन्यवाद बोल दीजिएगा। बाबा भलकू ने भारत तिब्बत सड़क निर्माण के अलावा अन्य कई सड़कों में भी योगदान दिया, जिस कारण अंग्रेज़ों ने उनको सम्मानित करके अपनी किताबों में भी उनका जिक्र किया है। वो लाइनें इस म्यूज़ियम में लिखी गई हैं। मैंने काफ़ी शॉर्ट तरीके से इनकी स्टोरी को बताया है,
वरना ये बहुत लंबी हो जाती। चलिए अब यहाँ से बाहर निकलकर मॉल रोड की तरफ चलते हैं। मॉल रोड पर जाने के दो रास्ते हैं। एक तो यही बस स्टैंड से 850 मीटर आगे है, लेकिन उसमें आपको चढ़ाई चढ़नी होगी, और दूसरा है लिफ्ट से। पहले हम पैदल वाले की बात करते हैं। यहाँ से मॉल रोड शुरू हो रही है, दूसरी साइड से आएंगे तो यहीं पर मॉल रोड ख़त्म हो जाएगी। यहाँ लाला लाजपत राय जी की मूर्ति से ऊपर की ओर जो रास्ता जा रहा है ना, वो है रिज और क्राइस्ट चर्च की तरफ, और पीछे वाला रास्ता है कालीबाड़ी मंदिर की ओर। और नीचे वाले से आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर मॉल रोड जारी रहेगी। इस पॉइंट को बोलते हैं स्कैंडल पॉइंट, जहाँ पर रिज और मॉल रोड वाले दोनों रास्ते आपस में मिलते हैं। स्कैंडल पॉइंट नाम थोड़ा अजीब लग सकता है, पर इसके पीछे एक स्टोरी है। तो अंग्रेज़ों के समय की बात है। पटियाला के महाराज भूपिंदर सिंह हुआ करते थे। उनका शिमला में अक्सर ब्रिटिश वायसराय कर्जन के घर आना जाना लगा रहता था। वहीं उन्हें मिली कर्जन की बेटी आयरिस। दोनों में नैन मटक्का हुआ और प्यार हो गया। कर्जन को जब पता चला तो भैया वो गुस्से में आग बबूला हो गए कि अरे यार ऐसे कैसे, हमारी नाक कट जाएगी, हम गोरा है और वो काला है। तो कर्जन ने अपनी बेटी आयरिस को हिंदी फिल्मों की तरह कमरे में कैद कर दिया, पर वो थी अंग्रेजन। किसी तरह भूपिंदर जी तक उन्होंने खबर भिजवाई कि मैं यहाँ से भागकर मॉल रोड और रिज वाली सड़क पर आ जाऊंगी, आप वहाँ आकर मुझे भगाकर ले जाना। हुआ भी ऐसा ही। आयरिस यहाँ छिपते छिपाते हुए किसी तरह पहुँच गई और महाराजा भूपिंदर जी उसको यहाँ से घोड़े पर बिठाकर ले गए। अंग्रेज देखते रह गए कि एक आ हुआ। उन्होंने भूपिंदर जी के शिमला पर आने पर बैन लगा दिया। तब भूपिंदर जी बोले, अच्छा तुम क्या सोचते हो कि अगर एक कागज़ पर मोहर नहीं लगेगी तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा? अरे यार ये तो गदर का डायलॉग हो गया भाई, सॉरी। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही है तो मैं यहाँ आऊँगा ही नहीं, बल्कि शिमला के पास एक खूबसूरत जगह बसाऊंगा जिसे तुम सब अंग्रेज लोग देखते रह जाओगे। तब भूपिंदर जी ने शिमला से 40 किलोमीटर दूर चैल में एक शानदार महल बनवाया। वहाँ अगर आप जाओगे ना तो बड़ी शांति और अच्छा स्थान है वो। अगर शिमला की भाग दौड़ मतलब भीड़ भाड़ पसंद नहीं है तो वहाँ जा सकते हैं। स्कैंडल पॉइंट से 500 मीटर पीछे कालीबाड़ी मंदिर है। मंदिर काली देवी का है, जिनको कहते हैं श्यामला देवी। इसी श्यामला नाम से नाम आया शिमला, जिसका निर्माण मंदिर का 1823 में हुआ था। अंदर माता की लकड़ी की मूर्ति विराजमान है। नवरात्र और दुर्गा पूजा के समय यहाँ काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। अब मॉल रोड पर वापस आते हैं। पेड़ों पर ऐसी सीनों देखकर दिल गार्डन गार्डन हो गया। देखिए फल देने वाले पेड़ तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन बर्फ़ देने वाला पेड़ ये पहली बार देखा। इस पेड़ पर आता है बर्फ़, ना फल आते ना फ्रूट आते हैं, सिर्फ बर्फ़ आता है इस पेड़ पे। देखिए देखो बर्फ़ का पेड़ है भाई साहब ये। जैसे कि हमने पहले बताया कि अगर चढ़ाई नहीं चढ़नी तो मॉल रोड के लिए आप लिफ्ट भी ले सकते हैं। इससे आप दूसरी साइड से मॉल रोड पहुंचेंगे। शिमला ओल्ड बस स्टैंड से ये जो लिफ्ट है ना वो करीब 1 किलोमीटर आगे है। जहां पार्किंग है ना उससे रोड के दूसरी साइड हिमाचल सरकार की लिफ्ट बनी है मॉल रोड के लिए। इसके अंदर जाकर 10 रुपये का टिकट लेना होगा और 3 साल से बड़े बच्चों का पूरा टिकट है। ऐसा नहीं कि बच्चे हैं तो फ्री में हो जाए। लिफ्ट सुबह 8:30 से रात 9 बजे तक चलती है। लाइन में खड़े होकर थोड़ा इंतज़ार करने के बाद लिफ्ट आ गई। करीब 12 व्यक्तियों को लेकर ये ऊपर गई और दूसरी साइड से हम बाहर निकल गए। लेकिन इतने से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि मॉल रोड के लिए एक और हमें लिफ्ट लेनी होगी। इसलिए थोड़ा आगे चलते हैं, मतलब हमें थोड़ा ऊपर और जाना है। हाँ, टिकट वही काम करेगा आपका 10 रुपये वाला, ठीक है। पहले ही खचाखची भर गई, हमारा नंबर आया ही नहीं, इसलिए अगली लिफ्ट में हम चलेंगे। ये दिल्ली से शिमला रोज चलने वाली वोल्वो की डिटेल लिखी हुई है। नीचे शिमला साइड सीन की बस की डिटेल है, जो केवल 330 रुपये में आपको कुफरी, चीनी बंगलो, नेचर पार्क, फागू, नालदेहरा, ग्रीन वैली और मसोबरा घुमाती है। बताओ इससे सस्ता कहाँ मिलेगा। सुबह 11 बजे ये चलेगी और शाम को 5:30 बजे दोबारा शिमला में छोड़ देगी। ऑनलाइन बुक करनी है तो sptdc.in से कर लीजिए। मॉल रोड पर जाने से पहले जॉनी वैक्स म्यूजियम को देख सकते हैं, क्योंकि वो यहीं इसके पास में ही है। 11 मई 2016 को इसका उद्घाटन किया गया था। ये फेमस है अपने मोम के स्टैचू मतलब पुतलों के कारण। यहाँ पर करीब 30 मोम के पुतले हैं, जिनमें हम बात करें नाम की तो
आयरन मैन थे अपने वो रोबर्ट डाउनी जूनियर, नरेंद्र मोदी जी, जेम्स बॉन्ड, स्टीव जॉब्स, महात्मा गांधी, जैक स्पैरो समुद्र के लुटेरे वाला, बराक ओबामा, रॉक, सलमान खान, हनी सिंह, आमिर खान सहित और भी कई स्टैचू यहाँ पर बने हैं और फीस है करीब 250 से 300 रुपये। चलिए अब लिफ्ट आ गई तो ऊपर चलते हैं। लिफ्ट मॉल रोड के इंदिरा गांधी राज्य खेल परिसर पर लाकर छोड़ती है। जितना आगे जाते जाओगे उतना मॉल रोड पर दुकानें बढ़ती जाएंगी, जहाँ पर डेली न्यूज़ की लगभग हर चीज़ आपको मिल जाएगी। ब्रांडेड कंपनी से लेकर हर तरह के सामान यहाँ पर अवेलेबल है, चाहे वह कपड़ा हो, खाने पीने की चीज़ें हों या फिर मोबाइल की शॉप। जो भी आपकी ज़रूरत हो उसके हिसाब से शॉपिंग कर लेना। लेकिन हाँ, ध्यान रहे कि इस मॉल रोड पर चीज़ें काफ़ी महंगी मिलती हैं, क्योंकि शॉपिंग के लिए ये एक तरह से वीआईपी एरिया है। और यहाँ होटल लेने की सोच रहे हैं तो वो भी महंगा मिलेगा। अगर थोड़ी सस्ती चीज़ें खरीदना चाहते हैं तो यहाँ लोअर बाज़ार में ट्राई कर सकते हैं। नीचे की ओर जो रास्ता जा रहा है ये भी करीब 1-1.5 किलोमीटर का मार्केट है। सड़क के दोनों साइड लगातार दुकानें हैं, जिस कारण स्पेस थोड़ा कम है मॉल रोड के मुकाबले। लेकिन सामान मॉल रोड के हिसाब से जो है यहाँ पर सस्ता है। बीच में बर्फ़ पड़ी है तो संभल कर चलना होगा, क्योंकि कहीं रपट कर गिर ना जाए। वो गाना सिर्फ फिल्म में अच्छा लगता है कि आज रपट जाए तो हमें ना बचाइयो। अरे भैया, इस ढंग से चलो ही कि वो जो रपट जाओ, यहाँ कोई नहीं उठाएगा। आराम से छोटे छोटे कदम बनाकर चलो, आसान हो जाएगी। इसलिए हमने यहाँ कम फिसलने वाले जूते लिए, जो करीब 600 रुपये में हमें मिल गए थे। ठीक है, क्योंकि यार इन जूतों में जो हमने पहन रखे थे चलने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी और बर्फ़ भी थी, तो हमने सोचा कि थोड़े से ऊपर वाले जूते ले लेते हैं। अब वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए हम आगे नहीं जाएंगे, दोबारा से वहीं मॉल रोड पर लौटते हैं जहाँ से नीचे उतरे थे। हाँ, तो अब वापस आ गए मॉल रोड पर, आगे चलते हैं। मॉल रोड पर जो है ना, साइड में बीच बीच में सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, जिससे आप ऊपर चर्च और रिज पर पहुँच सकते हैं। इस तरह कहे तो सबसे ऊपर द रिज है, उसके एक स्तर नीचे मॉल रोड और सबसे नीचे है लोअर मार्केट। ठीक है ना, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। वैसे इन सब स्थानों के बारे में बाद में अलग अलग से वीडियो बनाएंगे। फिलहाल हमने इन सब स्थानों की जो आज वीडियो में डिटेल देंगे वो छोटा करके देंगे। मॉल रोड पर ये गेयटी थिएटर है, जो 30 मई 1887 को बनवाया गया था। डिजाइनर थे इसके हेनरी इरविन। गदर फिल्म का वो गाना है ना, मैं निकला गड्डी लेके, वो इसके अंदर शूट हुआ था। यही नहीं, 2019 में अरिजीत सिंह का गाना बड़ा पछताओगे और जुबिन नौटियाल का 2022 का गाना ओ आसमान वाले, वो गाना जो है इसी गेयटी थिएटर के अंदर और आसपास शिमला में शूट हुआ था। और सुनो, पृथ्वीराज कपूर, बलराज साहनी, अनुपम खेर, शाहिद कपूर, आयुष्मान खुराना, उदित नारायण, सोनू निगम, श्रेया घोषाल, मोहित चौहान, उन्होंने भी यहाँ पर अपना शो किया था। आज भी ये नाटकों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का केंद्र है। 10 रुपये देकर इसको अंदर से देख सकते हैं। यहाँ से चर्च दिखाई दे रहा है रिज पर, वहाँ हम चलते हैं। अब मॉल रोड से सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर रिज पर हम पहुँच गए। ये शायद टाउन हॉल है जो 1908 में बना था। अभी इसमें शिमला नगर निगम का ऑफिस है। रिज पर भी बर्फ़ की भरमार है। ये शिमला की बहुत प्रसिद्ध जगह है, यहाँ पर हर वक्त भीड़ देखने को मिल जाएगी। इस खुले से मैदान मतलब रिज पर फेस्टिवल, सरकारी कार्यक्रम और नए साल का जश्न मनाया जाता है। मतलब जो भी शिमला में एक्टिविटी होगी कार्यक्रम के तौर पर वो यहीं होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ ये पब्लिक चल रही है ना, उसके नीचे है वाटर टैंक, जहाँ से पूरी शिमला के लिए पानी सप्लाई होता है। और पता है पानी कितना है नीचे? वो है 10 लाख गैलन, यानी कि 45 लाख लीटर। इतना बड़ा टैंक है नीचे पानी का, और पता भी नहीं चलता कि हम ऊपर चल रहे हैं इसके। अंग्रेज़ों ने ये बनवाया था 1880 में, तो अब ये काफ़ी पुराना हो चुका है, इसलिए कहीं कहीं पर इसमें टूट फूट और दरारें आती रहती हैं, जिसको बाद में ठीक कर लिया जाता है। भगवान ना करे कि अगर इसमें कोई गड़बड़ हो गई और अगर कहीं ये टूट गया तो भाई शिमला में स्थिति बहुत गंभीर हो जाएगी। लेकिन हम उम्मीद करते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए। सब सेफ रहें, सुरक्षित रहें। यहाँ 100 से 50 रुपये देकर हिमाचली ड्रेस में फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, और घोड़ों पर बैठकर आगे पीछे घूमना है तो उसके भी लगेंगे 100 रुपये। रिज से शिमला का अच्छा व्यू देखने को मिल जाता है। पास में अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति लगी है, जो कि 1924 में पैदा हुए और 2018 में उनका हो गया स्वर्गवास। अटल जी की ये लाइनें बड़ी फेमस हैं। पास में इंदिरा गांधी जी और डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की भी मूर्तियां हैं। अब पीले रंग में रंगे हुए क्राइस्ट चर्च की ओर चलते हैं, जो कि उत्तर भारत का दूसरा सबसे पुराना चर्च है।
जो 9 सितंबर 1844 में बनना शुरू हुआ और 10 जनवरी 1857 में बनकर पूरा हुआ। इसकी जो घड़ी ये लगी है ना, वो 1860 में लगाई गई थी। ये कई बार ख़राब हुई, जिसको बीच बीच में ठीक कराया गया। क्राइस्ट चर्च बनने में लागत आई थी करीब 40 से 50 हज़ार रुपये के बीच। इसमें एक साथ अब 630 लोग बैठ सकते हैं और मीनारें हैं इसकी 90 मीटर ऊंची। फिल्म 3 इडियट्स आपने देखी होगी ना, तो उसमें भी ये वाला चर्च दिखाया गया है। शिमला में मॉल रोड और लोअर बाज़ार के अलावा एक और बाज़ार है जो कि है लक्कड़ बाज़ार। उसका रास्ता चर्च के लेफ़्ट से होकर जाता है, जो कि यहाँ से करीब 450 मीटर आगे है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, लक्कड़ मतलब यहाँ पर मिलेगी ज़्यादातर लकड़ी के सामान। लेकिन ऐसा भी नहीं है, इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा मिल जाएगा जो कि आपको मॉल रोड पर मिलता है और उससे यहाँ उसके रेट सस्ते हैं। तो अगर सस्ता और कुछ चीज़ खरीदनी है तो यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। चलिए अब शिमला के सबसे महत्वपूर्ण स्थान की ओर चलते हैं। वो जो आप ऊपर चोटी पर लाल रंग की मूर्ति देख रहे हैं ना, वहाँ खड़े हैं बजरंग बली जी, बोले तो हनुमान जी। वहाँ उनका जाखू मंदिर है जिसका रास्ता चर्च के राइट साइड से होकर जाता है। अब दूरी है उनकी 1 किलोमीटर की। अब जब वहाँ जा रहे हैं तो कमरा भी उसी के आसपास लेना होगा। रास्ते में देखिए कितना अच्छा नज़ारा है, गाड़ियाँ बर्फ़ से ढकी हुई हैं। ये शिमला की अलग ही खूबसूरती है जो कि आपको सिर्फ मिलेगी विंटर में। आपको भी ऐसा कुछ देखना है तो मिड जनवरी से फरवरी के बीच आ जाइए। बता दूं कि ये वीडियो जो है 5 फरवरी की रिकॉर्ड है, कभी आप कंफ्यूज हो जाए तो विंटर में आने से पहले मौसम देख लीजिए कि कब स्नोफॉल होने के चांस है। जैसे ही कोई न्यूज़ मिले कन्फर्म की तो वह तब वहाँ चले आइए। देखिए मित्रों, आजकल जो है ना, हमने कुछ नया अपना काम धंधा ढूंढ लिया है, नया काम। अब हमारा नया काम ये है कि ये हमारी गाड़ी है, हम गाड़ी से बेच रहे हैं बर्फ़। तो पूरी गाड़ी जो बर्फ़ से हमने लोड कर रखी है। अगर किसी को बर्फ़ चाहिए तो हमसे वो संपर्क कर सकता है, ठीक है। और हमारी जो है ब्रांच बहुत है, कई शाखाएं हैं। हम इतना बड़ा हमारा काम हो गया कि जो है हम खूब सारी गाड़ियों से बर्फ़ बेच रहे हैं, देखिए, ठीक है। तो किसी को शादी ब्याह के ऑर्डर चाहिए तो वो हमें दे दीजिए, पूरी हम गाड़ी बर्फ़ लोड करके भिजवा देंगे। जाखू रोपवे के पास ये 2000 रुपये में हमें रूम मिला। थोड़ा महंगा ज़रूर है पर हमारे मित्र ने कहा कि ले लेते हैं, कहाँ इधर उधर घूमेंगे, शाम हो गई और ठंड भी लग रही है, तो मैंने भी हाँ कर दी। वैसे जब आप जाओ ना तो इतना महंगा लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा मोल भाव करोगे तो ये रूम 1500 रुपये में भी आराम से मिल जाएगा। अंदर गीजर लगा हुआ है। ये होटल से शिमला का नज़ारा देख सकते हैं और साइड में है जाखू रोपवे की बिल्डिंग। अब तो ये बंद हो गई, सुबह को जब खुलेगा तब मंदिर चलेंगे। इतना यहीं से देख लेते हैं कि ये तारों पर चलते हुए कैसा लगता है। ओए आदमी आदमी ऊपर चढ़ गया रोपवे से। क्या कर रहा है वो आदमी? अच्छा, रोपवे से ऊपर चढ़ा वो, कुछ ठीक कर रहा होगा। रात हो गई, सोने का समय है, तो हम आपको मिलेंगे अब सुबह को। तब तक के लिए शुभ रात्रि। इतना आप भी कुछ चाय पानी पी लीजिए, वीडियो लंबी होती जा रही है तो आप भी थक गए होंगे। सुबह हो गई, अब हमें नीचे जाना होगा। रोपवे के पास सस्ते और महंगे दोनों तरह के होटल बने हुए हैं, जो भी आपका बजट हो उसके हिसाब से देख लेना। ऊपर रोपवे से जाने आने दोनों तरफ का टिकट है 550 रुपये का, और अगर बच्चा है कोई 3 से 12 साल का, उसके उसमें जो है 100 रुपये की छूट मिल जाएगी, तब ये पड़ेगा 450 रुपये का। और एक तरफ का लेते हैं तो 295 रुपये और बच्चों का 236 रुपये। सुबह 9:30 से 5 बजे तक ये रोपवे खुलता है, बाकी मौसम पर डिपेंड है। टिकट लेने के बाद बिल्डिंग के अंदर जाना होगा, जहाँ ऊपर पहुँचने के लिए लिफ्ट मिलेगी। लिफ्ट से उतरने के बाद ये वेटिंग रूम है, जहाँ टिकट चेक कराने के बाद अपने नंबर का आपको इंतज़ार करना होगा। अब जब श्रद्धालु ज़्यादा होते हैं तो काफ़ी देर तक आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। इतना कुछ चाय कॉफ़ी सूप पॉपकॉर्न ट्राई कर लीजिए, इच्छा है तो। जो भी सामान हो उसको ऊपर ले जाने की ज़रूरत नहीं है, अपना सामान यहाँ नीचे भी रख सकते हैं। जब नंबर आएगा तो इन्हीं सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जाना होगा। यहाँ पर अमिताभ बच्चन जी खड़े हुए हैं, चाहे तो इनके साथ भी फ़ोटो वीडियो बना लीजिए। अब यहाँ इनका स्टैचू क्यों है उसकी बात आगे करेंगे। बच्चन जी के साथ आपको यहाँ पर वो डायलॉग याद आ सकता है कि हे आज खुश तो बहुत होगे तुम। अरे खुश क्यों नहीं होंगे भाई, हनुमान जी से मिलने जा रहे हैं ऊपर। हमारा नंबर आ गया तो केबिन के पास पहुँच गए।
यही डब्बे मतलब केबिन आपको ऊपर लेके जाएंगे। बैठने के बाद ये ऊपर की ओर चलने लगेगा, जो कि 5 मिनट में ऊपर छोड़ देगा। चलते चलते रोपवे के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ये कब और क्यों बना। सरकार ने इसको बनाने का काम जुलाई 2007 में प्राइवेट कंपनी जैक्सन इंटरनेशनल लिमिटेड को दिया, लेकिन कुछ दिक्कतों के चलते काम रुका रहा और फाइनली 2017 में ये बनकर पूरा हुआ। 10 अप्रैल 2017 को इसका उद्घाटन किया गया और बनने में तब लागत आई थी 30 से 40 करोड़ रुपए। इसके केबिन आए थे स्विट्जरलैंड से, जिसकी कीमत है 15 लाख रुपए। सरकार और कंपनी के बीच ये 30 सालों के लिए पीपीपी बोले तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत चलेगा। ये गोंडोला 400 मीटर लंबा है, जिसमें 4 केबिन है और एक में बैठ सकते हैं 6 व्यक्ति। रोपवे सी लेवल से 2455 मीटर की ऊंचाई तक लेकर जाता है और घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल सेफ है। पहले डिसाइड हुआ था कि ये रोपवे शिमला के टूटीकांडी बस स्टैंड से जाखू मंदिर तक बनेगा, लेकिन अफसोस की बात है कि अभी तक ये संभव नहीं हो पाया, बीच में ही काम रुका हुआ है। उम्मीद है कि आगे कुछ बनकर तैयार हो जाएगा। नीचे घने देवदार के पेड़ लगे हैं। अगर आप इस रोपवे की सवारी नहीं करना चाहते तो पैदल चलकर भी ऊपर पहुंच सकते हैं, पर उसमें आपको चढ़ाई चढ़नी होगी, जिसमें लगेगा आधे घंटे के आसपास का समय। गाड़ी से आने की इच्छा है तो नीचे से बस या टैक्सी मिल जाएगी। 30 रुपये में ओल्ड बस स्टैंड से पता कर लीजिए, शायद कोई बस चल रही हो। और शेयर टैक्सी करते हैं तो वो शेयरिंग में 100 से 150 रुपये लेगी, लेकिन प्राइवेट कार से आने की इच्छा है तो 500 से 600 रुपये मानकर चलिए। रोपवे यहाँ लाकर छोड़ता है, इसके बाद थोड़ा ऊपर पैदल जाना होगा। जो दर्शन कर लेते हैं वो इनमें बैठकर नीचे की ओर रवाना हो जाएंगे। इसी तरह इनका आना जाना जारी रहेगा। देखिए, आने को तो पैदल या टैक्सी से भी आ जाइए, पर अगर थोड़ा एडवेंचर महसूस करना है तो इसमें आप ज़रूर बैठिए। यहाँ से ऊपर मंदिर जाने का रास्ता है और जमी हुई है बर्फ़। इस पर चलने के लिए बर्फ़ को काटकर सीढ़ियाँ बनाई गई हैं और रस्सी भी लगी है ताकि फिसलने की संभावना कम हो सके। धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ते हैं, थोड़ा सावधानी रखेंगे तो कुछ नहीं होगा, आराम से चढ़ और उतर जाएंगे। नीचे के मुकाबले यहाँ की हाइट ज़्यादा है तो आपको बर्फ़ भी ज़्यादा मिलेगी। अगर सर्दियों में आते हैं ना जाकू टेम्पल तो ये दिक्कत हो सकती है, बर्फ पर होती है फिसलन। मंदिर के दूसरी साइड अन्नपूर्णा कक्ष बना है, जिस पर लिखा है कि मंदिर की पवित्रता बनाए रखें। सामने बर्फ से ढका हनुमान जी का जाखू मंदिर है। मंदिर के मुख्य गेट के ऊपर भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी बने हैं और अंदर बैठे हैं हनुमान जी। जूते उतारकर हम भी दर्शन करने अंदर चलते हैं। मंदिर जिस पहाड़ी पर बना है उसे कहते हैं जाखू हिल। साइड से मंदिर कुछ ऐसा दिखता है। मुख्य मंदिर के पास ही ये कार्यालय बना हुआ है, जहाँ पर जय श्री राम और जय श्री हनुमान लिखा है। और हाँ, अगर आप नीचे से सीढ़ियों से आते हैं ना तो रास्ते के ऊपर पूरी हनुमान चालीसा लिखी हुई है, जिसको पढ़ते पढ़ते आप ऊपर आसानी से पहुँच जाओगे। कार्यालय में पूजा, दान और भंडारे के लिए संपर्क कर सकते हैं। हर रविवार मंदिर परिसर में भंडारे का आयोजन होता है और जिसकी भी मनोकामना पूरी हो जाती है वो भी यहाँ भंडारा देते हैं। अगर आपको करवाना है तो कुछ महीने प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि इच्छुक जो भंडारे कराने के इच्छुक हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और जो है नंबर इसलिए आपका काफ़ी लेट आता है, कई महीने हो जाते हैं। मंदिर प्रांगण में बनी है हनुमान जी की 108 फीट ऊंची मूर्ति, जिसको शिमला का प्राइड कहते हैं, मतलब शिमला की शान। शिमला में ये कहीं से भी आपको दिख जाएगी। मूर्ति सिंदूरी रंग की बनी हुई है। इसके पीछे का कारण तो आपको पता ही होगा कि एक दिन जब माता सीता अपनी मांग में सिंदूर भर रही थी, तब हनुमान जी ने पूछा कि माता ये क्या है और आप इसे क्यों लगा रही हैं। तब सीता जी ने कहा कि सिंदूर लंबी उम्र का प्रतीक होता है, तो इसे लगाने से प्रभु श्री राम की उम्र बढ़ जाएगी। तब क्या था, श्री राम भक्त हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया, इसलिए आज भी हनुमान जी की मूर्ति सिंदूरी रंग की होती है। 1.5 करोड़ की लागत से बनी मूर्ति का निर्माण निखिल नंदा, उनके भाई पुनीत नंदा और सुमित नंदा ने अपने पिता हरीश चंद्र नंदा जी के नाम से ट्रस्ट स्थापित करके कराया था। उनका हनुमान जी के प्रति अटूट विश्वास और भक्ति है, इसलिए मूर्ति उन्होंने बनवाई, जिनका अनावरण 4 नवंबर 2010 को हुआ था। और पता है किसने उद्घाटन किया था? अभिषेक बच्चन, उनकी बहन श्वेता बच्चन और उस समय के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार जी ने। अब जब नंदा फैमिली ने बनवाई तो बच्चन फैमिली का नाम कैसा आया? तो देखिए, अभिषेक बच्चन की जो बहन है ना श्वेता, उनकी शादी नंदा परिवार में हुई है, यानी कि हरीश चंद्र नंदा अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता के ससुर हैं। समझे कि नहीं? तभी तो नीचे अमिताभ बच्चन जी की मूर्ति लगी है। नंदा जी का फार्म हाउस शिमला में है, जहाँ से ये मूर्ति उन्हें दिखाई देती है।
अब मंदिर से जुड़े हुए इतिहास की बात करते हैं। इसके लिए रामायण काल की ओर जाना होगा। जब भगवान श्री राम और रावण के बीच युद्ध चल रहा था, तब रावण के पुत्र मेघनाद के तीर से श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी घायल होकर मूर्छित हो गए थे, मतलब बेहोश हो गए। तब वैदराज ने बताया कि इनको सिर्फ हिमालय पर उगने वाली संजीवनी बूटी ही ठीक कर सकती है, जिसको जल्द से जल्द लाना होगा। अगर लाने में देर हो गई तो लक्ष्मण जी जो है प्राण संकट में पड़ सकते हैं उनके। तो जड़ी बूटी को लेने के लिए हनुमान जी उड़कर हिमालय की ओर चल दिए। उड़ते हुए हनुमान जी को एक पहाड़ी पर तपस्या करते हुए यक्ष ऋषि दिखाई दिए। तब वे आसमान से नीचे पहाड़ी पर उतरे, लेकिन उनकी रफ्तार और वजन इतना ज़्यादा था कि पहाड़ी नीचे धंस गई, जिससे उनके पैरों के निशान पहाड़ी पर बन गए। उनके पद चिन्हों को चरण पादुका के रूप में आज भी संगमरमर से बनवा कर रखा गया है। नाम को देखते हैं कि इस पर्वत का ये नाम कैसे आया, जाकू पर्वत। यक्ष ऋषि के नाम से इस पर्वत का नाम होना था, लेकिन भाई समय बीतता गया तो नाम में भी बदलाव आते गए। यक्ष से हुआ याक, फिर याक से याखू, इसके बाद नाम हो गया जाखू। मतलब इस तरह नाम चेंज होता गया और आज इसको बोलते हैं जाखू पर्वत। हनुमान जी ने यहाँ थोड़ी देर आराम किया और यक्ष ऋषि से संजीवनी बूटी के छोटे रास्ते के बारे में पूछा। इस दौरान उनके पास वानर साथी भी आ गए थे। ऋषि ने हनुमान जी को कुछ और देर यहाँ पर रुकने के लिए कहा, लेकिन उन्हें बूटी लेकर समय से लक्ष्मण जी के पास पहुँचना था। तो कहा कि अगर संभव हो सका तो मैं वापसी में जब आऊँगा आपके पास होकर जाऊँगा। हनुमान जी फिर हिमालय की ओर उड़ चले, लेकिन रास्ते में कालनेमी नाम की राक्षस ने उन्हें घेर कर आक्रमण कर दिया। उसे हराने के बाद हनुमान जी फिर आगे चल दिए। ये कालनेमी वही है जो अगले जन्म में कंस बनकर पैदा होने वाला था। इस युद्ध में काफ़ी समय लग गया तो हनुमान जी को कुछ और देर हो गई। तब उन्होंने जल्दी से संजीवनी बूटी वाले पहाड़ को उठाया और छोटे रास्ते से होते हुए लक्ष्मण जी के पास जाने लगे। उन्हें फिर रास्ते में याद आया कि यक्ष ऋषि के पास भी तो जाना था, लेकिन समय था नहीं। तब उन्होंने अपनी एक मूर्ति बनाई और यक्ष जी के पास भेज दी। ऋषि ने मूर्ति को प्रणाम किया और मंदिर बनवाकर मूर्ति यहाँ स्थापित कर दी। मंदिर में 3 बार आरती होती है, सुबह 4 बजे, 7 बजे और शाम 7 बजे। इस दौरान प्रसाद भी मिलता है। दोपहर 1 से 1:30 बजे तक कपाट बंद रहते हैं। शनिवार और मंगलवार के दिन काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और दशहरे का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनता है। मंदिर परिसर में कुछ दुकानें हैं जहाँ प्रसाद ले सकते हैं। ये बर्फ़ से कुछ बनाया गया है। पास में संग्रहालय है, लेकिन अभी बंद है, तो पता नहीं कि इसमें क्या होगा। शायद कुछ किताबें और मंदिर से जुड़ी हुई चीज़ें प्रदर्शित की गई होंगी। अगर भूख लग रही हो, कुछ खाने पीने का मन हो, तो यहाँ इसकी व्यवस्था भी की गई है। 8050 फीट की ऊंचाई पर ये कैंटीन बनी है, जहाँ ब्रेकफास्ट, लंच और स्नैक्स आपको मिल जाएंगे। कढ़ी चावल, राजमा चावल लिखा है, तो नीचे जाकर देखते हैं और क्या क्या मिलेगा। इसमें आलू पूरी 60 रुपये, चना भटूरा 70। बाकी और ये रेट लिस्ट है, अपने टेस्ट के हिसाब से देख लीजिए। और अगर कुछ ज़्यादा खा लिया, हल्का होने की इच्छा है, तो यहाँ पर चले आइए। बर्फ़ थोड़ी थोड़ी करके जब पिघलती है और मौसम ठंडा रहता है तो ऐसे नुकीले संरचना बन जाती हैं बर्फ़ की। हमने इसे तोड़ लिया और हंसी मजाक करने लगे। आप मत करना यार, नुकीले होते हैं, कहीं कम कपड़े हुए ना तो ये अंदर घुस जाएगा, इससे चोट लग सकती है। चलिए अब बजरंगबली जी को सादर प्रणाम करके नीचे रोपवे की ओर चलते हैं। और अगर आपने एक साइड का टिकट लिया है तो फिर पैदल ही जाना होगा, लेकिन हमारा दोनों तरफ का था तो हम गोंडोला में बैठकर जाएंगे। आने जाने के लिए ये लोग बर्फ़ हटा रहे हैं ताकि चलना आसान हो। इसके लिए मैं इन मेहनती लोगों को धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इनकी बदौलत हम यहाँ ऊपर पहुँच पाते हैं। आराम आराम से जाना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि फिसल कर रोपवे से पहले नीचे पहुँच जाओ। सर्दियों में जब बर्फ़ ब्लैक आइस बन जाती है ना, तो फिसलन के कारण नीचे से ऊपर आने में बहुत दिक्कत होती है। तो कोशिश करें कि स्नो के दौरान डायरेक्ट नीचे से ऊपर ना आए। देखिए रोपवे कुछ ऐसा मूव करता है, डिब्बे नहीं चलते, तार चलते हैं, गोल गोल चक्रों से तार चलता रहता है। इसको मैं बोलता हूँ उड़न खटोला। वो आ रहा है, उसमें हम बैठकर नीचे जाएंगे। आ गया, अब इसमें बैठेंगे। लोग हो गए अभी। आजा भाई। कैसे झूल कर ये नीचे जा रहा है। और शिमला का व्यू तो देखो, जबरदस्त। मकानों और पेड़ों पर बर्फ बिछी है। तू भी देख ले, आजा ये ले। नीचे का पॉइंट आ गया, तो यहाँ उतरकर लिफ्ट से नीचे जाना होगा, क्योंकि अभी भी हम ऊपर ही है ना।
ये शायद बिल्डिंग का 12वां फ्लोर है, तो मेन रोड पर जाना होगा। यहाँ पर ड्यूटी लिखी है कि रोपवे का कौन सा काम किसको करना है, यही लोग इसको ऑपरेट करते हैं, तो इनको भी धन्यवाद। अब नीचे आ चुके हैं, तब हमें फिर से एक होटल लेना होगा क्योंकि कल सुबह कुफरी निकलना है, शाम होने वाली है, इसलिए रात काटने के लिए ये 1200 रुपये में कमरा ले लिया। सुबह होने पर कमरे की खिड़की के पास कुछ बंदर आ गए जिनके खाने पीने की व्यवस्था कर दी। मैं कहा यार आप भी खा लो, ठंड और भूख दोनों लग रही होगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली कुफरी और नारकंडा की वीडियो में। तब तक के लिए जय बजरंगबली जी की।